खबरों में सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से। यहां से खबर आ रही है कि ईडी ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की कंपनी से जुड़ी शुगर मिल को अटैच किया है, जिसकी कीमत करीब 65 करोड़ रुपए है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसे जब्त किया गया है। अजित पवार के अलावा उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। 2019 में दर्ज इस मामले में आरोप है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने सहकारी शुगर मिलों को बहुत ही कम दाम में अपने करीबियों और रिश्तेदारों को बेचा था, जिसमें कई नियमों की अनदेखी भी की गई थी। अजीत पवार जी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की गई है, सीज की गई है। जो भी ईडी की कार्रवाई है वो अपना कानून के तहत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजीत पवार जी हों, उनके परिवार के लोग हों, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है और निश्चित रूप से अगर कोई भी जानकारी ईडी मांगेगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। देखिए, अभी ये जो मामला चल रहा है ईडी, सीबीआई या और भी केंद्रीय जांच यंत्रणा की तरफ से, ये क्यों चल रहा है, उसके पीछे क्या है मंशा, ये सबको मालूम है। ये सब करने से महाराष्ट्र की सरकार टूट जाएगी, गिर जाएगी, उसका मनोबल गिरेगा, ऐसा किसी को लगता है तो वो भ्रम में है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब चाहे आर्मी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अस्पताल जानकारी के लिए सोहित के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, बताइए इस पूरे मामले के बारे में और क्या क्या कार्रवाई की गई है। मामला 2010 का है। आरोप ये है कि महाराष्ट्र सहकारी बैंक जो है, उस समय जब अजित पवार उसमें एक सदस्य भी थे और वो उससे जुड़े हुए थे, तब आरोप ये है कि महाराष्ट्र के 40 ऐसे शुगर का जो कारखाने हैं उसे कम कीमतों में अपने ही परिवार वालों को और अपने ही जो करीबी हैं उन्हें दिया गया, जिसके बारे में 2019 में एक शिकायत की गई थी और उसके बाद लगातार जांच चल रहा है और ईडी की ओर से भी जांच की जा रही है। ईडी ने अब 1 तारीख को, यानी बात की जाए तो गुरुवार के दिन, ईडी की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके एक कंपनी को भी इसमें अटैच किया गया है, जिसकी कीमत 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसमें आरोप ये लगा है कि किस तरह से अजित पवार के ही करीबियों ने एक कंपनी के जरिए उस शुगर कारखाने को जो है खरीदा है और उसके लिए डमी कंपनी का इस्तेमाल किया है। ऐसे कई सारे आरोप लगे हैं। हालांकि अभी तक अजित पवार को कोई नोटिस भेजकर बुलाया नहीं गया है। उन्हें कब बुलाया जाता है ये देखना अहम होगा। साथ ही साथ जिस समय ये पूरी बात सामने आ रही है, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अनिल देशमुख के घर पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई। उनके पर्सनल सेक्रेटरी हो, पर्सनल असिस्टेंट हो, वो गिरफ्तार हैं। अनिल देशमुख को 2 बार नोटिस भेजकर उन्हें बुलाया गया है, लेकिन वो पहुंचे नहीं है। इसके अलावा हमें पता है कि किस तरह से शिवसेना की ओर से प्रताप सरनाईक हो या फिर अनिल परब हो, उन पर किस तरह से दबाव बनाया गया है। प्रताप सरनाईक का भी कहना है कि उन्होंने तो पत्र भी लिखा था कि हमें या शिवसेना को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए, ताकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से जो दबाव आ रहा है वो कम हो सके। और इस बीच अब अजित पवार को भी ये टारगेट किया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि सोमवार से 5 और 6 तारीख को महाराष्ट्र, ये आरोप है, जो टारगेट का बात मैं कह रहा हूँ, वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं के आरोप हैं कि उन सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 5 और 6 तारीख से जो सदन 2 दिन के लिए जो सत्र चलने वाला है, उससे पहले ये सारी चीज़ें की जा रही है। हर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, सरकार के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सरकार से अलग हो। ये महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता दबे आवाज़ में कहते हैं। फिर संजय राउत आते हैं, बाकी नेता आते हैं, वो कहते हैं कि इन्हें दबाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है, लेकिन हम दबेंगे नहीं, हम एक साथ हैं, ये सरकार 5 साल तक चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो एनसीपी के नेता हो या फिर शिवसेना के नेता हो, लगातार ईडी हो या दूसरे केंद्रीय जांच एजेंसियां हो, उनकी ओर से दबाव उन सभी लोगों पर बढ़ता जा रहा है। अब लेकिन सोहित, जिस तरीके की प्रतिक्रिया इन मामलों को लेकर आ रही है शिवसेना की तरफ से या फिर एनसीपी की तरफ से, उससे देख के लग रहा है कि विधानसभा सत्र जो है वो हंगामेदार होने वाला। बिल्कुल तभी देखिए, पिछली बार भी विधानसभा सत्र कितना हंगामेदार हुआ था। उसमें एंटीलिया वाला केस सामने आया था। उसमें हमने देखा था कि सचिन वाजे वाले मामले पर कितना हंगामा हुआ था। शिवसेना के कोटे से आने वाले एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। इस पूरे सरकार की बात करें तो अब तक 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें एक महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी रह चुके हैं।
और इस सब के बीच अब जब ये पूरा सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले एक बार फिर से कोशिश होगी विपक्ष की ओर से कि पिछली बार जिस तरह से पूरी तरह से उन्होंने सरकार को घेर लिया था, उसी तरह से घेरने की कोशिश होगी। और उससे पहले ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या कुछ होता है और इसका सरकार किस तरह से जवाब देखती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल सही है कि हंगामेदार रहने वाला है ये दोनों दिन जो है सत्र का वो। शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए।